नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सभी को पता होगा कि यहां पर एक सीरीज स्टार्ट की है हिंदी की, जिसमें आपको कक्षा 5वीं से 12वीं तक की जो NCERT बुक पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये भाग 2 है। भाग 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक आपको दिखेगी। जैसे ही क्लिक करोगे आप उस वीडियो तक पहुंच जाओगे और उसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाया गया है। 10 प्रश्न 40 से 50 प्रश्न बन जाएंगे, तो लगभग आपके यहाँ पर एक वीडियो में 40 से 50 प्रश्न लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट वॉच करना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिर्फ 10 ही प्रश्न लिए हैं। जिसने कम प्रश्न रहेंगे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन होगा तो आप आसानी से उनको याद कर सकते हो। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग के बारे में तो आपको पता होगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? चक्षु है, अनुभूति है, अध्यक्ष है या फिर अवगुण है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा चारों विकल्पों को पढ़ते ही कि यहाँ पर जो चक्षु शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि ये उपसर्ग रहित शब्द है। अनुभूति में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, और अवगुण की बात करें तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यदि अनुभूति में पूछे तो इसमें अनु लगा हुआ है, अध्यक्ष में अधि लगा हुआ है और अवगुण में उपसर्ग लगा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों को मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको ध्यान में अच्छे से रख लेना है। दूसरा प्रश्न है, क्रियान्वित शब्द में समास। ये जो क्रियान्वित शब्द है इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अवयवी भाव है या फिर तत्पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। तो यदि हम क्रियान्वित का समास विग्रह करें तो क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होता है क्रिया के द्वारा अन्वित, यानी कि इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। याद रखिएगा, क्रियान्वित शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, और इसका समास विग्रह होता है क्रिया के द्वारा अन्वित। चलिए, देख समस्त विश्व सतु से सुख में, यशोदा विस्मयी सिंधु में डूबी। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? जो पंक्ति दी गई है इसमें रस आपको बताना है। सबसे पहले यदि आपको इसका अर्थ पता होगा तो आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे तो इसी पंक्ति में इसका आंसर छुपा हुआ, यदि ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ होता है, कृष्ण के बाल रूप में समस्त ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा विस्मय में डूब गई। यहाँ पर देखिए, विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और जो विस्मय होता है ये किसका स्थायी भाव होता है? तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। यदि आपको ऐसे पहचानना है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। यदि इसका अर्थ आपको पता हो तो आसानी से इसका आंसर आप लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य होता है। यदि आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो जो माँ यशोदा है उनको यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अद्भुत रस की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी ऐसी चीज़ को देखकर जब आश्चर्य का भाव जागृत होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होगा? वहाँ पर अद्भुत रस होगा। याद रखिएगा, इसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, विधोन्नति शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यहाँ पर देखिए, जो विधोन्नति शब्द है इसमें आपको संधि बताना है। सबसे पहले यदि आप संधि विच्छेद करना जानते हैं तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस उन्नति। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? विद्या प्लस उन्नति। तो यहाँ पर विद्या से हम निकालेंगे आ और उन्नति से निकालेंगे उ। तो आ प्लस उ क्या बनता है? यहाँ पर ओ बनता है। और ये किसकी परिभाषा है? यदि आपने संधि पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं कि ये गुण संधि की परिभाषा है। आ प्लस उ बराबर क्या बनता है? ओ बनता है। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विध्योन्नति में गुण संधि होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है, कच्ची गोटी। यहाँ पर देखिए, पांचवा जो प्रश्न है, कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर एक क्यूज आपको मिलेगा जिसका आपको कमेंट से में आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अनुभव रहित होना, काम में निपुण ना होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका
आपका सही आंसर होगा अनुभव रहित होना। यहाँ पर देखिए जो कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का अर्थ होता है वो अनुभव रहित होना होता है। इन देखिए तीनों मुहावरे में से एक और मुहावरे का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक का आपको बताना है कि उसका मुहावरा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम शुरू वाला ले लेते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका मुहावरा क्या होगा? तो इसका मुहावरा होता है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब आपको यहाँ पर क्यूज के तौर पर एक प्रश्न मिल रहा है, काम में निपुण ना होना। इसका मुहावरा क्या होगा? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा मैं बता चुका हूँ, तीसरे नंबर का आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? शायद मैं फर्स्ट पार्ट में इस प्रश्न को ले चुका हूँ, पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मोटे तौर पर इसके बारे में आपको बता दूंगा। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। मगही है, बांगरू है, खड़ी बोली है या फिर ब्रजभाषा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मगही। याद रखिएगा, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये किसकी बोली है? तो ये बिहारी उपभाषा की बोली है। इसमें देखिए जो बिहारी उपभाषा है उसके अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोली आती है बिहारी उपभाषा की बोली के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए हम बात करें पश्चिमी हिंदी की बोली तो ये बांगरू, और बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है। बांगरू अजाय या फिर हरियाणवी अजाय दोनों एक ही है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा, ये 3 पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आती है। वैसे तो इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ आती। कितनी बोलियाँ आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? 5 बोलियाँ आती। कौन कौन सी? खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 बोलियाँ किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। और बिहारी उपभाषा की बोली कितनी है? 3 है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब बात करते हैं, यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो याद रखिएगा जो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा सुझाव दिया गया था। महात्मा गांधी, काका कालेलकर, श्रीनिवास दास या फिर बाबू श्याम सुंदर दास? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का जो सुझाव दिया था वो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण किसे कहते हैं? इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। यदि सरल भाषा में हम जाने तो वर्णमाला में किसी वर्ण का जो 5वां व्यंजन होता है उसे ही पंचम वर्ण या फिर पंचमाक्षर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि पंचम वर्ण के बारे में पूछे या फिर पंचमाक्षर के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णमाला के किसी वर्ग का जो 5वां व्यंजन होता है उसे ही पंचमाक्षर या फिर पंचम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? नागर अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है या फिर शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अवधि का जो विकास हुआ है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है अवधि का विकास। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला होगा। चलिए 9वां प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक के बारे में आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नगेंद्र है, बच्चन सिंह है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक होंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य की भूमिका है इसी के बारे में पूछे, इनके द्वारा और भी जो रचनाएं दी गई है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सभी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले में हुआ था। और इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 19 मई 1979 में हुआ था। लगभग ये 71 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले हम इनकी आलोचनाएं के बारे में जान लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो कौन कौन सी। कबीर सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर,
कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये सभी इनकी आलोचनाएं हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व, ये सभी इनके निबंध संग्रह है। उपन्यास की बात करें जो कि प्रमुख है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पौधा, ये सभी इनकी प्रमुख उपन्यास है। ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म से लेकर उनकी रचनाओं के बारे में बता चुका हूँ, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम अंतिम प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पर जो आदिकाल को चारण काल कहा है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है आदिकाल को चारण काल? राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। देखिए आदिकाल को और भी नाम से पुकारा जाता है, किसने कौन सा नाम दिया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर गियरसन की बात करें तो उन्होंने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु की बात करें तो उन्होंने आरंभिक काल कहा है। राम कुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने चारण काल या फिर इसे संधि काल भी कहा है। राहुल साकृत्यायन की बात करें तो उन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने आदिकाल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो उन्होंने वीरकाल कहा है। जरूरी नहीं यहाँ पर चारण काल के बारे में पूछे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। जितना मैंने आपको बताया इसमें से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे आदिकाल का जो नामांकन हुआ था इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी नाम थे मैंने आपको बता दिए हैं किसने क्या कहा। तो यहीं पर आज के जो 10 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते। लगभग यहाँ पर 30 से 40 प्रश्न आपके कवर हो चुके होंगे। आपको ये 10वें प्रश्न तक जानकारी हो चुकी होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।